हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स पढ़ रहे थे सर। ठीक है, आज हम लोग उसी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे सर, और आज हम अपनी इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स को फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलेगा। तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं इनकम टैक्स अमेंडमेंट का। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बेसिक्स में क्या क्या अमेंडमेंट थी वो डिस्कस करी थी। लाइक रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या अमेंडमेंट आई थी, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में क्या अमेंडमेंट थी, हमने डिस्कस किया सैलरी में क्या अमेंडमेंट थी, पीजीबीपी में क्या अमेंडमेंट है, कैपिटल गेन में क्या अमेंडमेंट थी, अदर सोर्स में क्या अमेंडमेंट थी। ठीक है, चलेगा। तो आज हम लोग आगे की डिस्कशन करते हैं अपनी अमेंडमेंट से रिलेटेड। चलिए, तो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। जब हम चैप्टर 6 में डिडक्शंस पढ़ते हैं ना, उसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स आई हुई हैं। तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं सर डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई में। सबसे पहले सेक्शन नंबर 80 EEA। सर 80 EEA, सर ये कौन सी डिडक्शंस थी सर, आपको मैं दिखाता हूं सर 80 EEA में क्या थी। 80 EEA में थी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, परचेज करने के लिए लोन लिया था किसको, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को। तो उसकी जो इंटरेस्ट पे करते थे उसकी डिडक्शन मिलती थी आपको कहां पे, 80 EEA में। उसकी शर्तें क्या थी सर 80 EEA में डिडक्शन मिलने की। जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू घर की कितनी है बताना बच्चों, 45 लाख रुपए हो मैक्सिमम। अच्छा हाँ, द इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल, 80 EE में आपको डिडक्शंस ना मिल रही हो। आपके पास इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी हाउस ऑन द डेट ऑफ, जिस दिन लोन मिल रहा है उस दिन आपको कोई और घर ना हो इसके अलावा जो नया ले रहे हो। और जो मेन बात थी सर, लोन कब मिलना चाहिए, लोन सैंक्शन कब होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग 19-20 में। बस 19-20 तक ये आपको डिडक्शन मिलती है, अगर 19-20 तक अगर फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया हुआ है। तो बस इसी 19-20 फाइनेंशियल ईयर को बढ़ा के ये डिडक्शन अब मिलेगी 20-21 फाइनेंशियल ईयर तक बढ़ा दी गई, एक साल तक और आपको इसकी छूट को बढ़ा दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट थी सर कि अर्लियर लोन वाज रिक्वायर्ड टू बी सैंक्शन प्रीवियस 19-20 तक, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 21 तक आपने इसकी लिमिट को बढ़ा दिया है सर। ठीक है, तो उसका मतलब एक साल तक और इसका बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा सर। 20-21 फाइनेंशियल ईयर में भी आपने लोन लिया है, सैंक्शन हुआ है, तो उस पर आपको रिडक्शन मिल जाएगी। एक है सर 80G में। 80G में भी 4 कैटेगरी है सर डोनेशंस के लिए। 100% डिडक्शन, 50% डिडक्शन, 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट, 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, तो बताया गया पीएम केयर फंड जो बनाया था सर, इस पीएम केयर फंड को भी 100% डिडक्शन की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अगर पीएम केयर फंड में आप डोनेशन दोगे तो यू विल गेट 100% डिडक्शन। ठीक है, इस पीएम केयर फंड को भी आपको ऐड कर दिया गया सर 100% की लिमिट में। अच्छा जी, हाँ जी। तो अब इसमें ये बात तो लिखी हुई है तो ऑलरेडी भी आपको पता ही है। देखो आपको पता डोनेशन की आपको डिडक्शन लेनी होती है 80G में, तो ट्रस्ट वगैरह आपकी 80G में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जिसको आप डोनेशन दे रहे हो 80G में रजिस्टर्ड होनी चाहिए सर। द ट्रस्ट अप्रूव्ड अंडर 80G आर रिक्वायर्ड टू फाइल, उनको फाइल करनी होती है स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन रिसीव। जो ट्रस्ट जिसको आप डोनेशन दे रहे हो और डोनेशन की एक कितनी कितनी डोनेशन मिली है उसकी एक स्टेटमेंट फाइल करेंगे और एक इश्यू करेंगे, और जिसने डोनेशन दिया उसको सर्टिफिकेट भी इश्यू करेंगे कि हाँ भाई तूने डोनेशन दी है। ठीक है ना, एक होता है डोनर, डोनेशन देने वाला, एक होता है डोनी। डोनी मतलब जिसको डोनेशन दी हुई है। तो डोनी नॉर्मली क्या होगी, ट्रस्ट होगी जो 80G के अंदर अप्रूव्ड है। तो इसके लिए बोला गया है जो भी डोनेशन मिलती है उसकी स्टेटमेंट फाइल करे। नंबर 2, जिस बंदे ने डोनेशन दी उसको सर्टिफिकेट भी इशू करे कि हाँ भाई तूने डोनेशन दी हुई है। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन अंडर 80G शैल बी अलाउड टू द डोनर ओनली, डोनर डोनेशन देने वाले को मिलेगी। और किसके बेस पे मिलेगी, होता है स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द डोनी, जो स्टेटमेंट डोनी ने फाइल करी है स्टेटमेंट। ठीक है, अगर इसने अगर अपनी स्टेटमेंट फाइल नहीं करी डोनेशन की तो डोनर को डिडक्शंस भी नहीं मिलेगी। द स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट डोनी को इस ट्रस्ट वगैरह को जो डोनेशन का आपको स्टेटमेंट फाइल करनी है इसके लिए एक फॉर्मेट है, और उसको टाइम लिमिट भी प्रेस्क्राइब करी, उस टाइम लिमिट तक अपनी सारी की सारी डोनेशन की डिटेल आपको इनकम टैक्स वालों को देनी पड़ती है सर। ठीक है, चलेगा। और एक सेक्शन था वो कि पहले जो था ना डोनेशन कैश में मैक्सिमम 10,000 तक रिसीव कर सकते थे। इसका मतलब देने वाला मैक्सिमम 10,000 तक की कैश में दे सकता था, 10,000 से ऊपर कैश में अलाउड नहीं था। अब इस लिमिट को 10,000 से घटा के 2,000 रुपए कर दिया गया है। आज के लिए मैक्सिमम जो कैश डोनेशन दे सकते हो 2,000 रुपए। 2,000 रुपए से ऊपर आपको अगर डोनेशन देनी है तो आप अकाउंट पे चेक से दो, ड्राफ्ट से दो, ईसीएस दो, एनईएफटी दो, आरटीजीएस दो, बैंकिंग चैनल से दो, बट नॉट बाय कैश। तो कैश में डोनेशन की लिमिट मैक्सिमम 2,000 रुपीज है। तो 3 छोटी छोटी डिडक्शन में है। नंबर 1 कि 80 EE में
सैंक्शन की लिमिट को 19-20 से बढ़ा के 20-21 कर दिया गया। एटीजीएम में पीएम केयर फंड्स को भी ऐड कर दिया। ये बाकी की बात जो इसमें एडिशन लिखी हुई है ये ऑलरेडी आप जानते हो कि जो डोनर होगा, एक डोनी होगा, डोनी उसको सर्टिफिकेट देगा और डोनर अपनी स्टेटमेंट फाइल करेगा इनकम टैक्स वालों को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब्ड टाइम में। अगर डोनी ने स्टेटमेंट फाइल नहीं की तो डोनर को भी दिक्कत आएगी एटीजी की डिडक्शन क्लेम करने में। और नंबर 2, जो मैक्सिमम डोनेशन आप कैश में दे सकते हो 2000 है। 2000 से ऊपर की डोनेशन अगर आपको पे करनी है तो यू हैव टू पे बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, कोई भी बैंकिंग चैनल से आप पे करें, ठीक है। अब आते हैं सर अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू टीडीएस। टीडीएस के अंदर बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स आई हुई हैं सर, फोकस कर लेना सर। ये कोविड के टाइम पे आई थी सर, कोविड के टाइम पे थोड़ी सी अमेंडमेंट्स दी थी सर। क्या हुआ है 14 मई 2020 से 31 मार्च इसके बीच में, मतलब 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक अगर आपने इन सेक्शंस के अंदर 193, 194 इन सेक्शंस के अंदर अगर आपने टीडीएस काटा है तो जो सेक्शन के अंदर रेट है, ठीक है ना, उस रेट पे आपको 25% लेस करके टीडीएस काटना है। जैसे एग्जांपल, आपको अगर टीडीएस का रेट है कि सेक्शन के अंदर इन वाले सेक्शंस में 10%, कितना रेट है 10%, तो आपको 2.5% कम करके 25% कम करके 10% का 25% कितना हुआ, 10% का 25% निकालेंगे तो कितना होगा 2.5%, दैट इज बैलेंस कितना रहेगा ओनली 7.5%। तो टीडीएस काटना है 7.5%। अच्छा जी, यस, अगर मान लीजिए इन्हीं की सेक्शन में टीडीएस का रेट है 5%, तो 25% निकालो इसका 1.25, वो लेस करके जो रेट बन जाएगी वो रह जाएगी 3.75%। तो जो ये सेक्शन है 193, 194, 194A, 194C, अगर मान लीजिए 194C में रेट है 1%, तो आपको 0.25% की डिडक्शन कम काटना है, ओनली 0.75% काटना होगा टीडीएस, ठीक है। अगर उसमें रेट है 2% तो 0.25% कम करके 1.5% टीडीएस कटेगा ओनली। तो ये 25% टीडीएस की छूट दी गई, ये कोविड-19 की वजह से दी गई सर। और इसकी जो ड्यूरेशन है कि 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक। इसका मतलब 1 अप्रैल 21 से रेट्स पुरानी वाली आ जाएंगी, 10% है 10 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। और ये छूट दी गई इन सेक्शंस में, तो मोर और लेस मोस्टली सेक्शंस कवर कर दिए गए यहाँ पर। तो ये सेक्शन किस चीज के हैं तो आप देख सकते हैं 193 किस चीज का है। तो लिस्ट आपको जो अपने नोट्स हमारे इनकम टैक्स के होंगे उसमें देख सकते हैं किस किस की है। 193 सेक्शन है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, क्लियर। जैसे मान लीजिए आप बोले 194 किसके लिए है, तो 194 अपना डिविडेंड वगैरह से रिलेटेड है सर, ठीक है। 194A किसके लिए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए है सर, क्लियर। तो इस तरीके से आपको सेक्शंस मिल जाएंगे। 194C कॉन्ट्रैक्ट के लिए है सर, 194H कमीशन के लिए है सर, आइडेंट के लिए है सर। तो इस तरीके से आपको सेक्शंस आप देखना, उसमें रेट चेक करना कितनी रेट उन्होंने दी हुई है सर, उस रेट में से आपको क्या करना है, ओनली 25% रेट को कम करके 75% रेट का पर टीडीएस काटना है सर। 10% का रेट है तो 25% का डिस्काउंट मिल गया, ओनली 7.5% टीडीएस कटेगा, क्लियर। हाँ, 1 अप्रैल 21 से वापस नॉर्मल हो जाएंगे रेट्स। नंबर 2 सर मैंने आपको बताया था कि टीडीएस के चैप्टर बताया था कि कुछ सेक्शंस में ऐसा लिखा हुआ था जैसे 194J वगैरह में कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को, जैसे मान लीजिए 194C ही देख लेते हैं। मान लीजिए हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, इनको टीडीएस काटना है या नहीं काटना 194C में, उसके लिए आपको चेक करना पड़ता था कि लास्ट ईयर उसकी ऑडिट हुई है नहीं हुई है। लास्ट ईयर उसकी ऑडिट हुई है तो इस साल उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते थे सर। लेकिन अब जो नया प्रोविजन है वो क्या है कि आपको लास्ट ईयर ऑडिट हुई है नहीं हो डज नॉट मैटर, आपको देखना लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी है। अगर लास्ट ईयर की टर्नओवर 100 लाख रुपए है से ज्यादा है सर, ठीक है ना, तो 100 लाख रुपए है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सेम अगर प्रोफेशन कैरी कर रहे हो 50 लाख से ज्यादा की लास्ट ईयर की टर्नओवर है तो आपको इस साल टीडीएस काटना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर की ऑडिट का क्राइटेरिया नहीं देखना, अब आपको लास्ट ईयर की टर्नओवर का क्राइटेरिया आप देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कितनी टर्नओवर थी। तो लास्ट ईयर 100 लाख टर्नओवर है तो यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस।
और अगर प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो तो लास्ट ईयर 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव्ड है तो करंट ईयर में टीडीएस काटना पड़ेगा। ये किसके लिए? ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। तो अर्लियर इन सम ऑफ द सेक्शन इट वाज मेंशन्ड दैट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ द ऑडिट वाज रिक्वायर्ड इन अर्लियर टैक्स वाज टू बी डिडक्टेड, बट नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडिट टर्नओवर हैज बीन मेंशन्ड 100 लाख इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। क्लियर? चलिए सेक्शन 194, ये डिविडेंड का सेक्शन है सर टीडीएस का, इसको री इंट्रोड्यूस किया गया। सर री इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? जैसे आपको पता था सर, पहले कुछ डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होते 222 ए बी सी डी और जो भी डिविडेंड थे, केवल कुछ ही डिविडेंड टैक्सेबल होते थे शेयर होल्डर के हाथ में, लाइक 222 ई वाला था या फॉरेन कंपनीज वाला था। ठीक है, चलेगा। तो सिंपल सी बात है सर, अब सारे के सारे डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, बिकॉज 115 ओ रिमूव हो चुका, 115 आर रिमूव हो चुका, 1034 रिमूव हो चुका, 1035 रिमूव हो चुका। तो इसीलिए इस सेक्शन को क्या किया गया? री इंट्रोड्यूस किया, नए तरीके से इसको लाया गया है। चलेगा। तो सर टीडीएस काटेगा कौन? वही सर, कोई भी इंडियन कंपनी है, ठीक है, या डोमेस्टिक कंपनी कोई भी है सर जिसने हमारा इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो कंपनी, उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर, इसका मतलब कोई भी कंपनी जो इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसका जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो आपका टीडीएस काटेगा। किस पर? डिविडेंड पे। डिविडेंड किसका? इक्विटी शेयर का या प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। क्लियर? किसका काटेगा? रिसिपिएंट कौन होगा? रेसिडेंट का कटेगा, रेसिडेंट का। इसका मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में टीडीएस पे कर रही है तो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर टीडीएस काटेगा। किसका काटेगा? रेसिडेंट शेयर होल्डर का काटेगा। कौन से डिविडेंड पे? सारे डिविडेंड, 222 ए बी सी डी ई, सारे डिविडेंड्स पे। किस रेट से काटेगा? नॉर्मल तो 10% है, लेकिन यू नो वेरी वेल 31 मार्च 21 तक 75% रेट लगनी है, 25% का डिस्काउंट है सर, तो इसका मतलब 10% रेट है, लेकिन लगेगा कितना? 7.5% की रेट से टीडीएस कटेगा। और टीडीएस कब कटेगा? सिंपल बात है, डिविडेंड को पे करने से पहले ही काटना है। डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे उससे पहले काटना है, बाद में नहीं। तो बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट, बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? हाँ, कुछ एग्जम्पशंस भी है। यस, अगर पूरे साल भर में 5,000 रुपए तक का डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है तो 5,000 तक का डिविडेंड पे करो तो कैश में मत पे करना, बैंकिंग चैनल से पे करोगे तो आपको एग्जम्पशन है 5,000 रुपए तक के डिविडेंड की, अगर साल में थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी एक तरीके से। और नंबर 2, अगर आप डिविडेंड किसको पे करो? एलआईसी को, जनरल इंश्योरेंस को, जनरल इंश्योरेंस की सब्सिडरी को, और किसी इंश्योरेंस को जिनके पास शेयर्स आपने ले रखे हैं, चाहे उनकी खुद ओनरशिप है, एज ए बेनिफिशियल ओनर है शेयर के, तो कैसे भी शेयर्स हो उनके पास, अगर उनको डिविडेंड पे कर रहे हो, जीआईसी को, एलआईसी को, जीआईसी की सब्सिडरीज को, और भी किसी अप्रूव्ड इंश्योरर को अगर आप पेमेंट करो डिविडेंड की, इन केस में आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 194 क्लियर हो गया। आपको रेट है 7.5 पर, थ्रेशोल्ड है 5,000, लेकिन कंडीशन क्या है? आपको कैश में डिविडेंड पे नहीं करना, तभी 5,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, अन्यथा थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी। ओके, यस। अच्छा, यहां पर जरा चेक करेंगे 194C में, ये बात मैंने ऑलरेडी वैसे बताई भी होगी उस टाइम पे भी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 194C, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने इसने बोला कोई गुड्स चाहिए था, इसने क्या करा? मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज किया, इसमें प्रोसेसिंग करी, अपनी लेबर वगैरह लगा के गुड्स रेडी किए और उसको सेल कर दिया, तो इस पर टीडीएस नहीं करता सर। सिंपल, नो टीडीएस ऑन दिस अमाउंट, क्योंकि एक तरीके से सामान गुड्स सेल कर रहा है ना, तो गुड्स को सेल करने में टीडीएस नहीं करता। लेकिन मान लीजिए वही कंडीशन, मान लीजिए एक्स क्या कर रहा है सर, जॉब वर्क का केस आ जाता है, एक्स और वाई है सर। एक्स ने क्या करा? इसको गुड्स सेंड किए, रॉ मटेरियल सेंड किया, रॉ मटेरियल एक्स का हो गया सर। अब ये क्या कर रहा है? इस रॉ मटेरियल के ऊपर अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, अपनी लेबर लगा रहा है, और उसके बाद गुड्स को रेडी कर रहा है, अब इसको दे रहा है, भेज रहा है सर। मान लीजिए रॉ मटेरियल था 10 लाख रुपए का आया था और उसकी प्रोसेसिंग के खर्चे लगे 2 लाख रुपए के। अब ये गुड्स इसको भेज रहे हैं। अब सर देखना पड़ेगा कि ये बिल किस तरीके से रेडी करता है, इसका इनवॉइस कैसे बनाता है। इनवॉइस बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कि वो लिख सकता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी आपकी 10 लाख रुपए और जॉब वर्क जो मैंने अपना काम किया प्रोसेसिंग का 2 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, तो 12 लाख रुपए, इस तरीके से बिल बना रहा है। तो जॉब वर्क के चार्जेस को सेपरेटली इंडिकेट किया हुआ है, तो टीडीएस कटेगा ओनली जॉब वर्क पे, ठीक है। लेकिन अगर इसने इनवॉइस में ऐसा कर दिया
टोटल बिल लिख दिया 12 लाख रुपए का, बाइफर्केशन नहीं करी कि रॉ मटेरियल का कितना प्राइस है और जॉब वर्क का कितना प्राइस है, तो उस केस में टीडीएस कटेगा पूरे 12 लाख रुपए पे। तो ये वाली बात जरा ध्यान रखना कि अगर इनवॉइस में जॉब वर्क के चार्जेस को सेपरेटली शो कर रहे हो तो ओनली जॉब वर्क के चार्जेस पर टीडीएस काटो, अगर जॉब वर्क के चार्जेस को एग्रीगेट करके दिखा रहे हो तो पूरे के पूरे अमाउंट पर टीडीएस काटना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बात यहां पर लिखी हुई थी। इफ एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड, पहला केस है ना, इसने अपना रॉ मटेरियल खुद ही परचेज किया, थर्ड बंदे से प्रोसेसिंग करी, गुड्स रेडी किए, बेसिक टीडीएस नहीं कटेगा। नंबर 2, नो टीडीएस एप्लीकेबल इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कर रहे हो बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, उसी से परचेज कर रहे हो या उसके किसी एसोसिएट बंदे से परचेज कर रहे हो, ठीक है ना, और उसको प्रोडक्ट को बना रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करके उस कस्टमर को डिलीवरी देते हो, ठीक है ना, चलेगा। तो उस केस में आपको टीडीएस कटेगा 194C में, जैसे लिखा हुआ एबीसी लिमिटेड हैज ऑर्डर टू मिस्टर एक्स टू स्टिच यूनिफॉर्म फॉर देयर एम्प्लॉइज। एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर एक्स को ऑर्डर दिया कि स्टिच करें यूनिफॉर्म फॉर देयर एम्प्लॉय। मिस्टर एक्स परचेज मेटल फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से परचेज करके लाया एंड स्टिच यूनिफॉर्म फॉर एबीसी लिमिटेड और चार्ज के 7 लाख रुपए, इसके में टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल खुद थर्ड बंदे से परचेज कर रहा है, पहला वाला केस आ गया नहीं आ गया, मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज कर रहा, प्रोसेसिंग कर रहा, गुड्स रेडी करके बेच रहा है। नंबर 2, टीडीएस विल बी नील, बट इफ मटेरियल इज सप्लाइड बाय एबीसी लिमिटेड, लेकिन रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? एबीसी लिमिटेड, और मिस्टर एक्स ने 1,10,000 रुपए चार्ज किए किस चीज के? अपने प्रोसेसिंग के, लेबर चार्जेस के, तो उस पर 1,10,000 रुपए पे 1% टीडीएस काटेगा कौन? ठीक है, एबीसी लिमिटेड टीडीएस काटेगी, एबीसी लिमिटेड उस पर टीडीएस काट के पेमेंट करेगी 1,100 रुपए। हाँ, अगर मेटल की वैल्यू पूरी की पूरी शो कर दी, सेपरेटली नहीं शो करी है, तो पूरे के पूरे अमाउंट पे आपका टीडीएस कटेगा। क्लियर? और पेमेंट कौन का टीडीएस काटता कौन है, ये बात तो आपको खुद पता है, पेयर काटता है सर। क्लियर? इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 194J में पहले रेट थी 10%, अब कुछ लोगों के लिए 2% हो गई। कौन कौन से रेट है? फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% की टीडीएस रेट है, ध्यान रख लेना। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% की रेट है। रॉयल्टी के लिए भी, वेयर द रॉयल्टीज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म। सिनेमाटोग्राफी फिल्म से रिलेटेड अगर आपका कंसिडरेशन है, रॉयल्टी है, तो उस केस में 2% की रेट है, ठीक है। तो रॉयल्टी अगर सिनेमाटोग्राफी फिल्म की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन से रिलेटेड है तो उसमें 2% है, और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए भी है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए सर आया, क्योंकि इसको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, अगर वो भी डिविडेंड बांटती हैं सर। म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए भी डिविडेंड बांटती है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, तो उसके लिए टीडीएस रेट कितनी है? 10%। लेकिन कब? अगर आप 5,000 रुपए से ऊपर दे, 5,000 रुपए तक की थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर भी दी हुई है। क्लियर? ओके, म्यूचुअल फंड्स पर अगर आप डिविडेंड पे करते हो, क्योंकि आज से म्यूचुअल फंड भी क्या हो गया? टैक्सेबल हो चुका है, उसका डिविडेंड भी है ना, क्योंकि 115 की हटा दिया। अच्छा, अब आना 194N, सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया है सर, ठीक है। ये तो पहले ही भी था, लेकिन इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वापस चेंजेस आए हैं सर, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। 1 जुलाई 2020 तक के प्रोविजंस ये हैं, ये जो प्रोविजंस दिए हुए 1 जुलाई 2020 तक के, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे सर, ठीक है। लेकिन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020 के बाद ये कुछ प्रोविजंस और ऐड कर दिए गए हैं सर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सर पुराने प्रोविजंस और नए प्रोविजन, और दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे सर। इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले प्रोविजंस का जरा चेक करते हैं, ये है क्या 194N? पहले मैं समराइज कर देता हूं, आपको याद आ जाएगा सेक्शन क्या था। जब आप बैंक से कैश विड्रॉल करके निकालते हो, अपने अकाउंटों से, बैंक अकाउंट से क्या निकालते हो? कैश विड्रॉल करते हो, तो बोला गया था बैंकिंग कंपनी क्या काटेगी? आपका टीडीएस काटेगी। क्या काटेगी? टीडीएस। अगर पूरे साल में आपने 1 करोड़ रुपए से ऊपर का विड्रॉल किया था, तो बैंकिंग कंपनी आपका टीडीएस काटेगी, और रेट होगा 2% का, और 2% का रेट लगेगा। अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर आपने विड्रॉल किया है, इफ यू हैव विड्रॉन द अमाउंट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉल किया है, उस केस में 2% का टीडीएस कटता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ऊपर का विड्रॉल किया, जैसे मान लीजिए आपने 1.5 करोड़ का विड्रॉल किया था, तो आपको 1 करोड़ तक के टीडीएस नहीं कटेगा। 50 लाख पर 2% का टीडीएस हमारी बैंकिंग कंपनी काटती थी, और टाइम था एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ध्यान आ गया?
कि अगर बैंक से कैश विड्रॉल किया है आप लोगों ने, तो अगर 1 करोड़ से ऊपर का किया तो 1 करोड़ से वाले ऊपर अमाउंट का 2% बैंक टीडीएस काटती है सर। 1 करोड़ तक नहीं काटती थी, 1 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट को काटती थी। ये टीडीएस किसका नहीं करता? गवर्नमेंट। अगर पेमेंट किसको दे रहे हो? गवर्नमेंट को, किसी दूसरे बैंक को दे रहे हो, ठीक है, किसी कोऑपरेटिव बैंक को दे रहे हो, किसी, ठीक है ना, इन सब लोगों पर टीडीएस नहीं करता था। अब 1 जुलाई 2020 से कुछ अमेंडमेंट्स और आ गई, कुछ अमेंडमेंट्स और आ गई। अब बोला गया 1 जुलाई 2020 से बोला गया ऐसे नहीं कटेगा सर। अब जिस बंदे का टीडीएस काट रहे हो ना, उसका चेक करो क्या उसने अपने लास्ट 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी हुई है। लास्ट 3 इयर्स की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी हुई, जिसका ड्यू डेट हमारी एक्सपायर हो चुकी है रिटर्न फाइल करने की, उस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न फाइल कर दी सामने वाले बंदे ने, ये चेक करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको 2021 में चेक करना है कि टीडीएस काटे या ना काटे बैंक, तो आप चेक करो कि आप पिछले 3 सालों की, जिसका हमारा टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है रिटर्न फाइल करने की, क्या लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न उसने फाइल कर दी है? पहला केस आएगा, आंसर आएगा यस, उसने लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर फाइल कर चुका है। तो उस केस में बोला गया है अगर कैश विड्रॉल अप टू 1 करोड़ तक है तो कोई टीडीएस मत काटो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर विड्रॉल अबव 1 करोड़ रुपए तक है तो पहला चेंज तो ये आ गया, आपको टीडीएस काटना और एंटायर अमाउंट 2%। अगर मान लीजिए आपने 1.5 करोड़ का विड्रॉल किया तो टीडीएस कटेगा कंप्लीट 1.5 करोड़ का 2%। ये प्रोविजन है 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020 से पहले क्या था कि 1.5 करोड़ का अगर विड्रॉल है तो 50 लाख का 2% कटता था, ओनली 1 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट का। लेकिन 1 जुलाई 2020 से क्या हो गया, पूरे के पूरे एंटायर अमाउंट पे 2% कटेगा सर। अगर आपने 3 साल की रिटर्न फाइल कर रखी है तो जितना आप विड्रॉल कर रहे हो 1 करोड़ से ऊपर, तो 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉल होते पूरे के पूरे अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा सर, वही 2% का। दूसरा केस जरा देखना, बड़ा खतरनाक अच्छा केस है, मैं आपको समझाऊंगा अभी एक डायग्राम के थ्रू, यू डोंट वरी। अगर आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी है, लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, आप डिफॉल्टर है, स्पेशल कैटेगरी बोलते हैं उनको, स्पेशल कैटेगरी। आपने 3 साल रिटर्न फाइल नहीं कर रखी तो आपको तो ज्यादा टीडीएस कटेगा। कैसे? आपकी लिमिट 1 करोड़ नहीं देखेंगे, हम 20 लाख देखेंगे। अगर आपने 20 लाख तक अगर विड्रॉल किया, चलो छोटे आदमी हो, नहीं काट रहे टीडीएस, लेकिन अगर विड्रॉल 20 लाख से ऊपर था और 1 करोड़ रुपए तक था, 2% टीडीएस कटेगा ऑन होल अमाउंट। 20 लाख से ऊपर का विड्रॉल कैश किया हुआ है लेकिन अप टू 1 करोड़ रुपए तक है तो 2% का टीडीएस कटेगा ऑन होल अमाउंट। और तीसरी बात, अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ऊपर किया है तो 1 करोड़ तक के विड्रॉल पे 2% और 1 करोड़ से ऊपर वाले विड्रॉल पे 5% का टीडीएस कटेगा। 1 करोड़ तक के विड्रॉल पे 2%, 1 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट पे 5%। क्यों? आप 3 साल रिटर्न ही नहीं फाइल कर चुके पिछले साल में। अच्छा जी, हाँ जी, तो सर क्या आया 194 एंड में, जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। हमारा फाइनेंशियल ईयर है सर 2021, 2021, ठीक है। इसमें बोला गया सर 30 जून तक अलग प्रोविजन थे, 30 जून 2020 तक तो ये प्रोविजन था विड्रॉल अबव 1 करोड़ है तो अबव 1 करोड़ पे 1 करोड़ तक एग्जम्पशन है, उस पर 2% टीडीएस कटेगा, बैंक काटेगी सर निकालने वाले का। लेकिन इसके बाद जो प्रोविजन आया उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न नॉट फाइल, रिटर्न पहले फाइल लिख देते, रिटर्न फाइल्ड है तो अच्छे लोग हो आप, तो अप टू 1 करोड़ तक नहीं काटेंगे टीडीएस पहले की तरह। लेकिन हाँ, अबव 1 करोड़ हुआ तो फुल अमाउंट पे 2% कटेगा सर। लेकिन लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, अब थोड़ा सा हम आपको टेंशन मिला देंगे, अब 20 लाख तक पे तो नहीं काटेंगे, चल ठीक है, लेकिन अबव 20 लाख हुआ लेकिन अप टू 1 करोड़ तो पूरे अमाउंट पे 2% कटेगा, और अबव 1 करोड़ हुआ तो वही 1 करोड़ तक के अमाउंट पे 2% और अबव 1 करोड़ पे 5%। क्लियर बात? तो ये बात इसमें लिखी हुई है सर कि अप टू 1 करोड़ पे 2% और अबव 1 करोड़ पे 5%। तो ये हमारे को नॉर्म्स दिए हुए थे, इसके बेस पे एग्जांपल जरा चेक करते हैं। बेटा एग्जांपल को जरा तरीके से समझना, क्योंकि डिस्टर्बेंस
बिल्कुल नहीं करना इसको देखते समय, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। देखना जरा, मिस्टर एक्स विड्रॉन 60 लाख बिफोर 1 जुलाई 2020, मैं इसको डायग्रामेटिकली लिख देता हूं, 30 जून 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020, समझना, और 31 मार्च 21 में हमारा खत्म हो रहा है। मैंने कहा इस पीरियड में मिस्टर एक्स ने विड्रॉल करे 60 लाख रुपीस, क्लियर, एंड 50 लाख रुपीस कब विड्रॉ किए हैं सर? फ्रॉम 1 जुलाई 2020, आफ्टर 1 जुलाई 2020 की बात करें। अब इसमें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बताओ। दो केसेस बनते हैं, दो केसेस बना के करता हूं। पहला केस बनाता हूं कि इस बंदे ने अपनी टीडीएस की पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल कर दी है, पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल कर दी है। He has filed all the returns of last 3 years. ओके, पहला केस मानते हैं। तो ओके, तो अब कैसे सबसे पहले देखें पूरे साल का विड्रॉल कितना है, 2021 पूरे फाइनेंशियल का विड्रॉल कितना है, 110 लाख रुपया, क्लियर, 110 लाख रुपया। ओके, पूरे साल भर में इसने 110 लाख निकाले हैं और इसने पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल कर चुका है। तो बताता हूं बच्चों कि इस बीच में तो क्या लिमिट दी हुई थी, थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई थी कि 1 करोड़ रुपए तक के विड्रॉल पे हम क्या नहीं करेंगे, कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, बोलिए सर नो। और इस पीरियड का विड्रॉल कितना, 60 लाख रुपए, इस पे तो टीडीएस नहीं कटेगा सर, इस अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा सर। लेकिन 1 जुलाई के बाद प्रोविजन आ गया था, जब सब रिटर्न फाइल कर दी है, तो इस पीरियड में जो प्रोविजन चल रहा है वो ये प्रोविजन चल रहा है कि अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का विड्रॉल है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का विड्रॉल है, तो पूरे के पूरे अमाउंट पे हम 2% काटेंगे, पूरे के पूरे अमाउंट पे 2% काटेंगे। और पूरे साल का विड्रॉल कितना, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ से ऊपर हो गया। ध्यान रखना, 1 करोड़ की जो लिमिट देखनी है उसके लिए पूरे साल की विड्रॉल देखनी पड़ेगी। पूरे साल की जो विड्रॉल है वो है 60 लाख प्लस 50 लाख, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो पूरे साल में 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर है सर। लेकिन जून तक 60 लाख है तो उस पर तो नहीं काटेंगे, 1 करोड़ तक की एग्जम्पशन दी हुई थी जून तक, लेकिन जून के बाद वो एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई और बोला गया पूरे साल में 1 करोड़ से ऊपर होगी तो सारे के सारे अमाउंट पे हम 2% काट देंगे। तो इस बीच में बताना कितना अमाउंट विड्रॉल हुआ है, 50 लाख का विड्रॉ हुआ, 50 लाख का 2% काट दें, कितना हो गया सर, 1 लाख रुपया। 50 लाख का 2% कितना होगा, 1 लाख रुपया। ओके, बहुत बढ़िया हो गया सर। दूसरा केस सर, दूसरा केस मैं इसको दूसरे पेन से ले लेता हूं सर, कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। रेड रख लेता हूं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। दूसरा केस मानता हूं, मान लीजिए इस केस में तो केस 1 ले लिया कि हम रिटर्न फाइल करें। दूसरा केस मान लेता हूं कि इस बंदे ने रिटर्न नहीं फाइल करी होती, तो उसके केस में क्या होता है कि अप टू 20 लाख तक छूट दे देंगे जी, ये लिखा 20 लाख तक छूट दे देंगे, 20 से ऊपर 1 करोड़ तक 2%, 1 करोड़ से ऊपर 5%। ओके, तो पूरे साल में कितना निकाला, 1 करोड़ 10 लाख रुपए, कितना निकाला, 110 लाख रुपए निकाला पूरे साल भर में, ठीक है। रिटर्न इसने 3 साल की फाइल नहीं करी, लेकिन भैया फिर वही अड़चन लड़ गई, इस बीच तो ऐसा कोई क्लॉज था नहीं, रिटर्न फाइल करी नहीं करी है, तो 30 जून तक तो ये माफ है, 30 जून तक का तो 60 लाख रुपए माफ है, इस पे टीडीएस मत काटो। लेकिन 1 जुलाई से इस बीच में जो 50 लाख निकाले इसके ऊपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर क्या लॉ था, रिटर्न नॉट फाइल करने पे कि 20 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो उस बीच के अमाउंट पे 1 करोड़ तक के अमाउंट पे कितना कटेगा, 2%, और 1 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट पे कितना कटेगा, 5%। ठीक है, तो मैं इसको बाइफर्केशन कर दूं, 110 लाख रुपए का अमाउंट था, जैसे बिफोर वाला अमाउंट था 60 लाख रुपए, आफ्टर वाला अमाउंट है कितना, 50 लाख रुपए। ठीक है जी, तो मैंने कहा था बिफोर वाले पे तो भैया ऐसा कोई लॉ नहीं था, ये तो एग्जाम्प्टी हो गया सर। अब इस 50 लाख के हिसाब से टीडीएस काटे, तो बोला था लॉ क्या था कि 20 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ है तो 2%, और अबव 1 करोड़ वाले पे 5%। तो 1 करोड़ से ऊपर कितनी फिगर है इसमें, 10 लाख रुपए, तो टोटल 110 लाख रुपए, तो 1 करोड़ से ऊपर है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख पे तो कटेगा 5%, और बैलेंस बचे 40 लाख पे, तो बैलेंसिंग फिगर में आया सर, उस पर कटेगा 2%। 1 करोड़ से वाली ऊपर वाली फिगर जो है उस पर कटेगा कितना, 5%। तो सिंपल से आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल निकाला 110 लाख रुपए, 1 करोड़ से ऊपर हो गया सर। हमें पता 30 जून वाले तक तो 1 करोड़ की एग्जम्पशन दी हुई थी, उस पर टेंशन नहीं लेनी, वो हटा दो। अब 110 लाख रुपए
में 1 करोड़ से ऊपर की फिगर कितनी है 10 लाख रुपए, पहले उस पर निकाल लो और 50 लाख में 10 घटे 40 लाख पे 2% कटा दो, सिंपल। तो ये इस तरीके से वर्किंग होती है, 40 लाख का 2%, 10 लाख का 5%। एक एग्जांपल और देखते हैं जरा। मिस्टर एक्स विड्रॉ 160 लाख बिफोर 1 जुलाई एंड 50 लाख आफ्टर 1 जुलाई। चलो लिख देते हैं एग्जांपल नंबर 2, यही डायग्राम बना लेते हैं। अब पढ़ना 30 जून 160 लाख रुपए, ठीक है, और 50 लाख, इसलिए 50 लाख हटाए, 160 यहां पे थे, 160 थे ना, यस। टोटल कितने निकाले 210 लाख रुपए। अब वही केस नंबर 1 बना रहा हूं। केस 1 कौन सा है, रिटर्न नॉट फाइल, रिटर्न फाइल है, फाइल कर देते हैं। चलो रिटर्न फाइल कर दी तो बताना क्या था, रिटर्न फाइल कर दी तो क्या था कि 1 करोड़ से ऊपर वाले एंटायर, यहां पर यहीं पर था 1 करोड़ से वाले एंटायर अमाउंट पे 2% है, ठीक है, सारे एंटायर अमाउंट पे 2% है, ओके। तो 30 जून तक का पहले वर्किंग करते हैं। 30 जून तक कितनी विड्रॉल है 160 लाख रुपए, लेकिन 30 जून तक तो आपको 1 करोड़ रुपए तक की छूट दी हुई थी, बोले यस और नो। तो अप टू 30 जून तक की वर्किंग करें, अप टू 30 जून तक तो आपको कितने की छूट दी हुई थी 1 करोड़ रुपए तक की छूट दी, बोले यस और नो। तो अप टू 30 जून में 60 लाख रुपए पे 2% निकलेगा, लेकिन 30 जून के बाद 1 रुपए पे छूट नहीं, आफ्टर 30 जून जितना भी अमाउंट है सर 50 लाख का 2% निकल जाएगा सर, ठीक है। ये हो गया 120, 1 लाख रुपए, टोटल टीडीएस आ जाएगा 2,20,000 रुपए। हाँ, अगर केस 2 में बना दूं, रिटर्न नॉट फाइल्ड है, लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न नॉट फाइल्ड है सर, लास्ट 3 इयर्स की रिटर्न नॉट फाइल्ड, रिटर्न नहीं फाइल नहीं करी बंदे ने। अब क्या होगा, उसके अंदर बोला था 20 लाख तक से 1 करोड़ रुपए तक पे 2%, 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5%, तो टोटल है कितना 210 लाख रुपए। बिफोर पे बांटो पहले और आफ्टर। बिफोर वाला कितना था 160 लाख, आफ्टर वाला कितना है 50 लाख, ठीक है। लेकिन बिफोर वाले में क्या बोला हुआ था, बिफोर वाले में क्या बोला था कि 1 करोड़ रुपए तक की छूट है, तो ये 60 लाख पे तो बेचारे पे 2% ही लगेगा। कि 1 करोड़ रुपए तक की छूट है या नहीं उस पे, उसमें नहीं आपको टेंशन पालनी है, ठीक है। लेकिन ये 50 लाख का अमाउंट है ना, 50 लाख रुपीस, इस पे कितना लगेगा बताना बच्चों, क्योंकि अब बताना 1 करोड़ 60 लाख तो यहीं पे हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने क्या करा था, मजबूरी में फंस गए, क्योंकि 30 जून तक की फिगर थी, वहां पे 1 करोड़ की एग्जम्पशन दी, 60 लाख पे तो बटन लगेगा, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे 160 लाख कवर हो चुके हैं नहीं हो चुके। अब ये 50 लाख वाला अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर वाला ही फिगर है ना, तो उस पर पूरे पे लगेगा 5%। कितना लगेगा 5%, कितना अगर 2.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए, टोटल टीडीएस कट गया इसका 3,70,000। क्लियर, अब चेक कर लीजिए, 60 लाख पे वही 2%, 50 लाख पे 250, ठीक है, और पहले वाले में 50 लाख पे 2%, ठीक है, और 60 लाख पे 1,20। क्योंकि सिंपल सी बात है सर, रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की अगर रिसिप्ट है तो 1 करोड़ तक पे हम काटेंगे 2%, और 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5%। चलो इस वाले को समझ लेना एक बार दोबारा से, 210 लाख रुपए थी, लेकिन 30 जून तक हमारे पास क्या फिगर है कि 1 करोड़ तक पे हम छूट देते हैं, उसके ऊपर वाले पे 2% काटेंगे। 30 जून तक हमारा रिटर्न फाइलिंग और नॉट फाइलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। रिटर्न फाइलिंग और नॉट फाइलिंग का कॉन्सेप्ट कब आया था, 30 जून के बाद। तो 30 जून के बाद हमने चेक करे 50 लाख की रिसिप्ट हुई है, और ये 1 करोड़ 60 पहले हो चुकी थी, इसका मतलब 1 करोड़ से प्लस वाली रिसिप्ट है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ये रिसिप्ट 1 करोड़ से अबव वाली है, तो इसलिए इसमें कितना रेट लगेगा 5% का, ठीक है, चलेगा। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं सर। मिस्टर एक्स विड्रॉ 1 लाख आफ्टर 1 जुलाई, सारा का सारा पैसा आफ्टर ही निकाला है, 1 करोड़ से ऊपर निकाला है। तो मुझे बताना अगर रिटर्न फाइल कर दी होंगी तो 150 लाख पे 2% लगेगा, और ठीक है, और रिटर्न फाइल नहीं करी होंगी तो सिंपल सी बात है, और 100 लाख पे तो लगेगा 2%, और 50 लाख पे लगेगा 5%। वो सारा का 150 लाख कब निकाले 1 जुलाई के बाद, तो रिटर्न फाइल कर देगा तो 150 लाख में पूरा का पूरे पे 2% लग देगा, है ना,
और अगर नहीं फाइल करेगा तो 100 लाख तक तो 2% का रेट है, 100 लाख से ऊपर पे 5% का। बड़ा सिंपल हो गया। एक एग्जाम्पल नंबर 4 और चेक करते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या, जरा चेक करते हैं। मिस्टर निहार मेंटेन्स अ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट मीरा बैंक लिमिटेड। मीरा बैंक लिमिटेड में उसका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है एज वेल एज करंट अकाउंट है। जब विड्रॉल्स की डिटेल दी है वेरियस डेट ड्यूरिंग द प्रीवियस है 20-21 आर एज फॉलो। 5 अप्रैल को 15 लाख करंट अकाउंट था। टोटल विड्रॉल कितना हो गया था 15। आप टोटल कर लीजिए, टोटल विड्रॉल सारा अकाउंट मेरा बैंक में, चाहे सेविंग हो चाहे करंट हो, तो टोटल साल का विड्रॉल चेक कर लीजिए। एक बार यहां तक का भी चेक कर लेना, ठीक है, 30 जून तक का और यहां तक का भी अलग अलग निकाल लो। 15 + 20 + 22 57 लाख रुपए तो यहां तक का विड्रॉल है, और 5 + 35 + 38 + 25 103 लाख यहां का विड्रॉल है। ठीक है, चलेगा। टोटल देखें तो 160 का हो गया। क्लियर? तो ये वाला केस बना लो 30 जून तक 57 लाख रुपए का, और उसके बाद 103 लाख रुपए का और है, पूरा हो गया 60 लाख रुपए। अब वर्किंग करते हैं सर। पहला केस वही मानते हैं, रिटर्न फाइल्ड। रिटर्न फाइल कर दी, स्पेशल केस नहीं नॉर्मल केस, रिटर्न फाइल करके लास्ट 3 इयर्स की। तो भैया यहां तक तो आपको अप टू 30 जून तक तो आपको वैसे भी 1 करोड़ तक की छूट है, तो नील कटेगा सर। और आफ्टर 30 जून उसके बाद क्या होगा, बोला गया कि अगर आपका टोटल साल में 1 करोड़ से ऊपर का है, 1 करोड़ से साल में ऊपर का है, वही 160 लाख रुपए एक साल में 1 करोड़ से ऊपर का। पहले वाला एग्जाम्पल बन रहा है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह। पूरे साल भर में 160 लाख 1 करोड़ से ऊपर का है, इसका मतलब है ना 160, तो पूरे के पूरे अमाउंट पे कितना करता है 2%। तो पहले 57 लाख पर छूट दे देंगे, लेकिन 103 लाख पे कितना लगेगा 2% कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आएगा दैट टीडीएस कटेगा। केस 2, हाँ रिटर्न फाइल नहीं करता तो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो 30 जून तक वाले पे तो 1 करोड़ तक की वैसे छूट दी हुई 57 लाख ही है, तो अब तो 30 जून वाले तक तो लगाएंगे नहीं सर। रिटर्न फाइल नहीं करता तो बोला था 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, तो विड्रॉल तो आपको 2% लगेगा किस पे, जो 160 लाख रुपए है, बिफोर में बांटो आफ्टर में बांटो, 57 लाख रुपए और कितना बच गया 103 लाख रुपए। तो मैंने कहा था 20 लाख से अगर 1 करोड़ तक है तो उस पर 2% लगेगा, 2 करोड़ से ऊपर वाले पे, सॉरी 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5% है, तो 20 लाख से 1 करोड़ तक वाले पे 2% है। क्लियर? तो 1 करोड़ से ऊपर कितना है 60 लाख रुपए, 60 लाख पे निकालो 5%, बाद बाकी 43 लाख पे निकालो कितना 2%। तो ये इसमें बटेगी बात, इस पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा सर 43 का 2%, 60 का 5%, 43 का 2%, 60 का 5%। ये ऊपर सेम वाला केस हो गया सर, है ना, ऊपर वाले की तरह, और काट देता तो 103 का 2% सीधा। ठीक है, ये केस कैसा बन गया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए तो सर 194 एनबी हम लोगों ने कवर कर लिया। ओ देखो न्यू इंट्रोड्यूस है सर, इसमें बोला गया जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर वही अमेजॉन फ्लिपकार्ट है ना, जो दूसरे लोगों को सामान बेच रहे हैं। तो बोला गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी एक प्रोविजन लाया गया है कि जो भी बंदा, मान लीजिए एक बंदा है मिस्टर एक्स, ये अमेजॉन के थ्रू अपना सामान बेचता है, तो बोला गया अगर पूरे साल में 5 लाख तक का सामान बेचा तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का सामान इसने अमेजॉन के थ्रू बेचा है तो अमेजॉन इसका टीडीएस काटेगी 1% का। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भी टीडीएस काटेगा किसका, अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का रेट है 1%। 5 लाख रुपए तक की थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है, 5 लाख से ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह while making payment to e-commerce participant shall deduct tax at the rate of 1% of gross amount of sale of service. Further, no tax shall be deducted at the amount credited or paid likely to be credited. E-commerce participant do not exceed 5 lakh rupees. लेकिन किसके केस में रेट, अगर हमारा पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है। ओके, अच्छा यहां पर एक बात ध्यान रखना, आपको बता था जिस बंदे का टीडीएस कटना है वो बंदा सामने वाले को क्या देगा, अपना पैन देगा। अगर पैन नहीं देता तो रेट क्या लगती है बताना बच्चों, 20% लग जाती थी।
यस और नो। लेकिन यहां पर बोला गया 194 ओ में कि अगर पैन देना पड़ेगा, पैन नहीं दिया तो रेट 20% नहीं होगी, कितनी लगेगी, मैक्सिमम 5% रेट लगेगी सर। इसका मतलब अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने अमेजॉन को अपना पैन नंबर दे रखा है तो अमेजॉन टीडीएस काटेगी 1% से, और अगर उसने अपना पैन नंबर अमेजॉन को नहीं दिया हुआ तो अमेजॉन ने टीडीएस काटेगी 5% से, नॉट 20%। ये बात बोला 206AA। चलिए, तो हमारा टीडीएस भी खत्म हो चुका है, हमारा लास्ट टीसीएस, उसके बाद हमारा रिटर्न ऑफ इनकम लास्ट रहेगा सर। ठीक है, चलेगा। तो ये अमेंडमेंट्स लास्ट रह गई है हमारी, एक लास्ट पेज है, चलेगा। टीसीएस, तो सर टीसीएस के बारे में सुना होगा, टीसीएस के बारे में आपने सुना होगा सर, पढ़ा भी होगा। टीसीएस क्या होता है? टीसीएस का मतलब होता है, मान लीजिए कोई सेलर है और इसका कौन है सर, एक बायर है, तो इसको कुछ सेल कर रहा होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का, तो उसमें कोई टीसीएस ऐड कर लेता है, मान लो 1% कलेक्ट कर लिया, कितना हो गया 1000 रुपए। तो बायर से कितना लिया, 1,01,000 रुपए लिया, 1,01,000 रुपए किसको जमा करा देगा, गवर्नमेंट को। क्लियर, ये होता है टीसीएस सर। तो टीसीएस में सेलर कलेक्ट करता है किसका, बायर का, तो सेल प्राइस से ऊपर चार्ज करता है सर। तो 3 न्यू सेक्शंस आए टीसीएस के अंदर, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 चीजें सर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यू आई है सर टीसीएस में। चलेगा, नंबर 1 ये होता है, एक एवरी ऑथराइज्ड डीलर shall collect tax at source from the person who is making remittance out of India for 7 lakh or more in a financial year, and tax shall be collected at a rate of 5% on the amount exceeding 7 lakh। क्या सुनिएगा, मान लीजिए मैं मिस्टर ई हूं, मुझे यूएसए में पेमेंट करनी है, मुझे इंडिया का बंदा हूं, तो कोई ना कोई ऑथराइज्ड डीलर तो होगा जिसके थ्रू मैं पेमेंट करूंगा। मान लीजिए मुझे पेमेंट करनी है अबव 7 लाख, पूरे फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कितना कर रहा हूं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख से अबव पेमेंट कर रहा हूं, यस और नो। तो ये बंदा मुझसे पेमेंट के साथ मुझे एक्स्ट्रा चार्ज क्या लेगा, टीसीएस भी कलेक्ट करेगा सर। क्या लगाएगा बिल में, टीसीएस भी चार्ज करेगा। अगर मैं पूरे फाइनेंशियल में 7 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट कर रहा हूं तो ऑथराइज्ड डीलर मुझे मेरी पेमेंट पे टीसीएस भी लगाएगा, और टीसीएस किस पे लगाएगा, अमाउंट जो होगा अबव 7 लाख पे। जैसे मान लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूं 10 लाख रुपए की, तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा ओनली 3 लाख रुपए के अमाउंट पे। कितने पे लगेगा, 3 लाख रुपए। 7 लाख तो पे टीसीएस नहीं है, 7 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करेगा ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है, चलेगा। और रेट होगी सर कितनी, हमारे चेक कर लेते हैं फटाफट से। रेट है आपकी 5%। देखो, एवरी ऑथराइज्ड डीलर जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो सेल कलेक्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज मेकिंग रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया 7 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। 7 लाख है, 7 लाख ज्यादा कर रहे हो, रेट होगा 5%। कितने मिलेगा, अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख पे। क्लियर। हाँ, एक छूट दे दी गई सर, अगर मान लीजिए आपकी जो पेमेंट यूएसए में हो रही है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन लोन की पेमेंट कर रहे हो सर बाहर, एजुकेशन से रिलेटेड लोन की पेमेंट कर रहे हो, तो टीसीएस की रेट 5% से घटा के 0.5% हो जाएगी। अगर ये ए बंदा इंडिया से बाहर यूएसए में जो पेमेंट कर रहा था ना ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू, वो कर रहा था एजुकेशन लोन की, तो उस केस में रेट 5% से घटा के कितनी कर देंगे, 0.5%। तो रेमिटेंस ऑफ पेमेंट ऑफ लोन फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो उसका मतलब आप इंडिया से बाहर पेमेंट कर रहे हो 7 लाख रुपए और मोर, रेट है 5%, टीसीएस कलेक्ट करेगा ऑथराइज्ड डीलर। और वहीं पर अगर पेमेंट किस लिए हो रही है आउटसाइड इंडिया, फॉर द पर्पस ऑफ रिपेइंग द लोन, लोन को रिपे करने के लिए पेमेंट हो रही है। किसका लोन, एजुकेशन का लोन, तो उस केस में ऑथराइज्ड डीलर आपसे कलेक्ट करेगा ओनली 0.5%। ओके, तो ऑथराइज्ड डीलर आपके बिल में कितना ऐड करता है सर, 7 लाख का 5%, और अगर पेमेंट हो रही है एजुकेशन लोन की तो वो ठीक है आपसे कलेक्ट करेगा 0.5%। लेकिन 7 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे कलेक्ट करेगा। अगर पेमेंट करो 10 लाख तो 3 लाख रुपए पे कलेक्ट करेगा, पेमेंट करो 20 लाख तो 13 लाख पे कलेक्ट करेगा। ठीक है, चलेगा। नंबर 2, एवरी सेलर, हाँ यहां पर आओ, ओवरसीज टूर पैकेज, इस पे बड़ा बढ़िया हो गया सर। मान लीजिए आप लोग जा रहे हो यूएसए घूमने, आप जा रहे हो यूरोप टूर पे, तो आप पैकेज परचेज करते नहीं करते किसी भी टूर एंड ट्रैवल वाले से? टूर एंड ट्रैवल वाले से अगर फॉरेन घूमने के लिए पैकेज परचेज करते हो तो बोला गया जो, ठीक है ना, मान लीजिए हुआ क्या, मिस्टर ए है, मिस्टर ए को जाना है यूएसए घूमने,
तो इसने पैकेज परचेज किया टूर एंड ट्रैवल कंपनी से कि पैकेज दे दो, पैकेज था 10 लाख रुपए का। तो बोला गया टूर एंड ट्रैवल कंपनी 10 लाख तो लेगी साथ में 5% और लेगी टीसीएस का। और यहां पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, जैसे ऊपर वाले में लिया था ना ऑथराइज्ड डीलर के 7 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, यहां पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर पैकेज 1 लाख का है तो भी 5% है, 50,000 का है तो भी 5% है। लेकिन पैकेज कौन सा है? ओवरसीज टूर का है, मतलब आप विदेश में घूमने जा रहे हो, विदेश में घूमने जा रहे हो, वहीं रहोगे वहीं खाओगे विदेश में, उसके लिए टूर पैकेज ले रहे हो आप। क्लियर बात? तो इसमें लिखा हुआ इस पे 5% है, जरा चेक कर लीजिए। एवरी सेलर हु इज सेलिंग ओवरसीज टूर प्रोग्राम, मतलब विदेश में घूमने के लिए, वो क्या रेट से लेगा? 5% इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। इसका मतलब यहां पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब होगा विदेश में घूमना फिरना, होटल लेना, सब कुछ। तो एनी टूर पैकेज विच ऑफसेट विजिट टू ए कंट्री और कंट्रीज और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, और में क्या क्या इंक्लूड है? ट्रैवलिंग, होटल स्टे, बोर्डिंग, लॉजिंग, और भी कोई खर्चे हैं, सब इंक्लूड है सर। अच्छा जी हाँ, लेकिन ये प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, एम्बेसी, हाई कमीशन, लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। उनका टीसीएस नहीं कटेगा, सॉरी उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। अच्छा, एक प्रोविजन और लाया, इसमें क्या बोला? मान लीजिए आपको 1 अप्रैल 2021 है, क्लियर? आपने लास्ट ईयर आपकी मतलब 19-20 में फाइनेंशियल में टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर थी। अगर आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ऊपर थी तो इस साल जो भी गुड्स ऑब्लिक सर्विस बेच रहे हो आप, ठीक है, उसमें किसी भी बायर का, एनी बायर का जो अमाउंट है वो एक्सीड कर जाए 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपए से ऊपर हो जाए, मतलब किसी बायर को सामान बेच रहे हो और सिंगल बायर का अमाउंट 50 लाख से ऊपर आपको लग रहा है कि उसका बिल होने वाला है पूरे साल भर में। तो गुड्स और सर्विस कितने की बेचे? पूरे साल में 50 लाख से ऊपर की एक सिंगल बंदे को बेच रहे हो गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में आप उसका टीसीएस कलेक्ट करोगे 0.1%, 0.1%, ध्यान सुन लीजिएगा। और 50 लाख से ऊपर अमाउंट जा रहा है, मान लीजिए मिस्टर एक्स को आप सेल कर रहे हो और उसकी बिलिंग हो रही 70 लाख रुपए की, तो 50 लाख तक तो छूट है, बचे हुए 20 लाख पे आप कितना टीसीएस कलेक्ट करोगे? 0.1%। तो अगर किसी बायर को ये टीसीएस प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अगर लास्ट ईयर आपकी टर्नओवर कितनी एक्सीड कर रही है? 10 करोड़ से ऊपर, तब आपको अगर किसी बायर को आप सेलिंग कर रहे हो और सेल का अमाउंट 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 0.5% का टीसीएस कलेक्ट करोगे सर। तो इसका मतलब किसी बायर एक्स को आपने 70 लाख का सामान बेचा तो 20 लाख के ऊपर अपना 0.1% का आपको क्या कलेक्ट करना है? टीसीएस कलेक्ट करना है। जरा देख लीजिएगा, every seller whose turnover in the preceding year 10 crore shall collect TCS from a buyer at the rate of 0.5%, provided sale consideration exceeding 50 lakh रुपए, and TDS shall be only on the amount exceeding 50 lakh rupees। क्लियर? 50 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उस पर एप्लीकेबल होगा। देखो यहां पे भी लिखा था ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख रुपीज पे, ठीक है। द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गुड्स बीइंग एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट के केस में प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ऐसे गुड्स पे भी एप्लीकेबल है जो 1F और 1G में कवर्ड है। 1 में कवर्ड वही स्क्रैप बेच रहे हो, टेंडो लीव्स वगैरह बेच रहे हो। 1F और 1G कौन से ऊपर वाले? 1G, ठीक है, 1F वगैरह जो में टूर पैकेज वगैरह है, क्लियर? तो वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर? चलेगा। अच्छा, मैंने कहा जिसका टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो वो बंदा अपना क्या देगा? परमानेंट अकाउंट नंबर देगा, ठीक है ना, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देगा। अगर उसने अकाउंट नंबर पैन नंबर नहीं दिया अपने सेलर को, दैट इज बायर ने सेलर को पैन नंबर नहीं दिया, तो उस केस में टीसीएस की रेट क्या लग जाएगी? तो बोला गया जो भी रेट है उसका डबल करो। मान लो 1% की रेट है 2% कर दो, 5 के 10% करो, ठीक है, ट्वाइस द रेट और 5%, विच एवर इज हाइयर, वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। 5% और ट्वाइस द रेट एप्लीकेबल, उसके दुगुने करो और 5%, दोनों फिगर्स को एक जगह लिखो। नॉर्मल रेट का 5 डबल और 5% दोनों की जगह लिखो। जो भी हाई रेट आएगी उस रेट से आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, अगर सामने वाले बायर ने आपको पैन नंबर नहीं दिया तो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जो हमारा ई वाला केस था ना, जहां पे गुड्स 50 लाख से ऊपर बेच रहे हो, आपको 0.1% कलेक्ट करना है टीसीएस,
था, उस केस में आपको वही रेट का डबल करना है और 5% की जगह 1% देखना है, इसमें जो भी हायर है। तो 206C 1H में 1H में आपको देखना कितना है, डबल द नॉर्मल रेट और 1% विच एवर इज हायर। क्लियर? और दूसरे केसेस में ट्वाइस द नॉर्मल रेट और 5% विच एवर इज हायर। एक और बात सर, रिटर्न ऑफ इनकम ROI सर, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट थोड़ी चेंज कर दी गई है, ध्यान रखना बच्चों, आपको रिटर्न की ड्यू डेट पड़ी होगी। एक पार्टनरशिप फर्म थी सर, उसकी ऑडिट होनी थी, उसकी क्या होनी थी, ऑडिट। तो बोला गया था उसको जो वर्किंग पार्टनर की ड्यू डेट क्या होती थी रिटर्न फाइल करने की, पार्टनरशिप की ऑडिट होती थी तो 30 सितंबर इसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट थी, और वर्किंग पार्टनर्स की डेट क्या होती थी बताना बच्चों, वो भी 30 सितंबर हो जाती थी, नॉर्मल 31 जुलाई से 30 सितंबर हो जाती थी। अगर आप ऐसी फर्म के पार्टनर्स थे जिसकी ऑडिट होनी है, तो उस केस में जो फर्म की ड्यू डेट होती है वही आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ले ली जाती है। तो बोला गया बच्चों अब जो रिटर्न की डेट हो गई है वो 30 सितंबर नहीं रहेगी वर्किंग पार्टनर की, वो 31 अक्टूबर हो जाएगी। ऑडिट की डेट तो फर्म की 30 सितंबर ही है, लेकिन आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर वर्किंग पार्टनर की, और इवन स्लीपिंग पार्टनर की भी। आज की डेट में सारे पार्टनर्स कवर कर देगा, चाहे स्लीपिंग हो चाहे नॉन स्लीपिंग हो। अगर आप ऐसी फर्म के पार्टनर्स हो जिसकी ऑडिट होनी है, ठीक है, सितंबर महीने तक ऑडिट होती है उसकी, तो आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न कितनी हो जाएगी पार्टनर की, 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर। क्लियर? तो लिखा हुआ है अर्लियर वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर 30 सितंबर, लेकिन अब 30 सितंबर को हटा के कितना कर दिया गया, 31 अक्टूबर, वो भी सारे पार्टनर्स के लिए। और एक और मैं बता दूं बच्चों, आज की डेट में कंपनी फर्म जिनकी भी इनकम टैक्स ऑडिट हो रही है उसकी इनकम टैक्स ऑडिट की डेट है 30 सितंबर, और आज की डेट में ऑडिट की डेट है 30 सितंबर, तो रिटर्न की डेट है 31 अक्टूबर। इसका मतलब जिस भी कंपनी की ऑडिट, कंपनी की तो ऑडिट होती है, तो कंपनी की तो रिटर्न की फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर हुई है। साथ में जो कंपनी के अलावा जो इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म वगैरह जिनकी इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट होनी है, उसकी ऑडिट की डेट कितनी, 30 सितंबर होती है, ठीक है, लेकिन इनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट कितनी, 31 अक्टूबर। और कंपनी की केस में चाहे इनकम टैक्स में ऑडिट हो चाहे ना हो, उनकी रिटर्न फाइलिंग की डेट कितनी हो गई है, 31 अक्टूबर को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब आज की डेट में इनकम टैक्स ऑडिट की डेट है 30 सितंबर और रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 अक्टूबर, ठीक है। और कंपनी के केस में चाहे इनकम टैक्स की ऑडिट हो रही है चाहे नहीं हो रही है, उसकी 31 अक्टूबर की लास्ट डेट है। और इंडिविजुअल HUF की अगर ऑडिट हो रही है तो ऑडिट की 30 सितंबर और रिटर्न की 31 अक्टूबर। ऑडिट नहीं हो रही है इंडिविजुअल HUF वगैरह की तो 31 जुलाई थी, अब यू नो वेरी वेल, ठीक है, चलेगा। तो ये हमारी पूरी अमेंडमेंट थी इनकम टैक्स की। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है, चलेगा।